हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया योर चैनल। स्टडी इंडिया योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की चेंजिंग सिचुएशन ऑफ द एग्जामिनेशन में। देखिए, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा जो हाल में वीडियो का पेपर हुआ था यूकेएसएससी के द्वारा किया गया था। तो मैं ये बताऊँगा कि जिस तरीके से अब पैटर्न चेंज होता जा रहा है, जो एग्ज़ाम है हमारे उनका पैटर्न चेंज होता जा रहा है, जो क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चरिंग है वो भी चेंज होती जा रही है। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे अब जो आयोग है वो ज़्यादा फोकस करने लग गया है। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे ही कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे सो डैट कि आप अपनी जो पढ़ाई है, जो अपनी स्ट्रेटेजी है, उसको भी रीस्ट्रक्चर कर सकें। तो हाउ टू अपडेट योर सेल्फ विद चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी, इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार वीडियो का पेपर देखते हैं कि वीडियो का पेपर किस तरीके से था और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपको जिन पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये है वीडियो का पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं हिंदी और उत्तराखंड को यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे जीएस के सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो जीएस का सेक्शन है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम से कम 10-12 क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो कि इजी टू मीडियम है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जीएस क्वेश्चन है। देखिए, एक तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमें कोई भी जब एग्ज़ाम देते हैं ना, उस एग्ज़ाम से पहले जब आप तैयारी करते हो तो किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको हर सब्जेक्ट का एक बेसिक पता होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले आप तो एक सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए, उन सारे सब्जेक्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कीजिए। अब बेसिक का क्राइटेरिया क्या है? बेसिक का क्राइटेरिया ये है कि जो 10th की एनसीईआरटी है, लगभग लगभग जो भी 10th की एनसीईआरटी है, चाहे वो साइंस की है, मैथ की है, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी की है, चाहे वो कंप्यूटर की है, लगभग लगभग उन सारी सभी एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो एक बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करना है। तभी जाके आप चीज़ों को कर पाएंगे, जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे, दे आर वेल इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, वेल इन हिंदी, बट वो जो जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं कर पाते हैं, और जीएस के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, उसी की वजह से उनकी मेरिट कम आ जाती है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीएस पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप हिंदी और उत्तराखंड पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, जो जीएस का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हुआ। एक तो देखिए, जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग है ना वो बदल गई है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गई है अब आयोग। जैसे कि ये आप 32 वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड है। एक स्टेटमेंट पूछा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पूछा गया है। तो एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछने लग गया है। तो अब जैसे यूपीएससी का जो पैटर्न होता है ना, कुछ कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। दूसरा देखिए, जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर, इस करंट अफेयर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। करंट अफेयर अब आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और जो करंट अफेयर है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है। करंट अफेयर इस तरीके से पूछा गया है कि अगर आप डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर है अगर उसको पढ़ते हैं ना, तो आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। जैसे मेक इन इंडिया है, देखिए मेक इन इंडिया के बारे में अगर कभी आप कोई एडिटोरियल पढ़ोगे ना, तो मेक इन इंडिया के बारे में वहाँ पे बताया रहता है कि मेक इन इंडिया किस तरीके से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए कौन कौन से चीज़ें हमें करनी चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। मेक इन इंडिया हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगा, और मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम्स भी आई हैं। तो उस तरीके से चीज़ें अगर कब पता चलेंगी आपको, जब आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम नहीं निकालना है, टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर अबाउट दी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। और एज अ अवेयर सिटीजन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू।
ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो एक करंट अफेयर पे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरा करंट अफेयर पे आपको फ़ोकस करना है, डेली बेसिस पे 1 या 1 घंटा आपको करंट अफेयर को देना है, बेसिक एडिटोरियल पढ़ने हैं, नेशनल लेवल का अखबार पढ़ना है आपको। लोकल लेवल का अखबार आप उत्तराखंड के लिए पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको इस तरीके का करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको नेशनल लेवल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी कहीं न कहीं करंट अफेयर से आया हुआ है। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अलग-अलग डेज़ में अलग-अलग जो डे होते हैं, अलग-अलग, जैसे 26 नवंबर को क्या है, जैसे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे, तो तभी जाके आपको इनके बारे में पता चल पाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। उन बेसिक क्वेश्चंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये 34 वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो कि जब आप पॉलिटी स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में ही शेड्यूल्स के बारे में बताया जाता है। जैसे अनुसूची, हिंदी में कहें तो अनुसूची। कुल हमारे पास 12 अनुसूची है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज ए अवेयर सिटीजन, ठीक है? और अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये 12 के 12 जो अनुसूची हैं, जो शेड्यूल हैं, इनके बारे में पढ़ें, ठीक है? और इनके बारे में जानकारी रखें, ताकि तभी तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉलिटी क्या है, संविधान किस तरीके से था और पार्लियामेंट क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना पॉलिटी के अंदर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं कर पाओगे, तो आप जब कंपटीशन निकाल के जब वहाँ बैठोगे, ऑफिस में बैठोगे, तो किस तरीके से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे, अपने कार्य को किस तरीके से कर पाओगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई बेसिक क्वेश्चन आए, देखिए बेसिक चीज़ें कोई भी हो, मैंने क्या बोला आपको, बेसिक पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो बेसिक जो क्वेश्चन है, जो इस तरीके से हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इन ईजी क्वेश्चन को आप कभी स्किप नहीं कर सकते। अगर इस तरीके क्वेश्चन को आप स्किप करने लग गए, तो इट्स मीन यू आर आउट ऑफ द रेस। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज़ है। अभी मैं बताऊँगा फिर कि हिस्ट्री पॉलिटी में कौन-कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे ये 35 वाला क्वेश्चन है। ये प्रयागराज में 5 साल बाद असेंबली की जाती थी, रिलीजियस असेंबली की जाती थी, किस रूलर के द्वारा? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब मैं आपको एक पते वाली बात बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, एक तो मैं यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। उन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या देखने हैं आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखना है कि कौन-कौन से सेक्शन से, कौन-कौन से एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? और कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप देखोगे ना, जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना, किसी भी पेपर में, चाहे वो यूके पीएससी का पेपर हो, चाहे वो यूके एसएससी का पेपर हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो एंशिएंट इंडिया के देखने को मिलेंगे आपको। इस पेपर में भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा एंशिएंट इंडिया के देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो ज़्यादा फोकस रहता है, वो मिडिएवल इंडिया रहता है, मिडाइवल इंडिया रहता है, और लास्ट में थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना हिस्ट्री में, वो किस सेक्शन से पूछा गया है? एंशिएंट इंडिया से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो 36 वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ से पूछा गया है? मॉडर्न इंडिया से। पर मॉडर्न इंडिया का कैसा क्वेश्चन है ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको याद है तब तो वेल एंड गुड है, बट ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आपको करना ही करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप कब कर पाओगे? जब आप ढेर सारे पेपर लगाओगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, जिनसे आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, जिनसे आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश की जाती है, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, इन सारी बातों को आप एक-एक करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है पेपर निकालने का। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, यूके पीएससी का जो लोअर पीसीएस का
प्री है, अपर पीसीस का प्री है, अभी मैं रिव्यू ऑफिसर हूँ तो मैंने आरओ का पेपर भी निकाला है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इस एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं चीज़ों को, मैंने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, तब जाके मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। तो आप भी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ होती है पेपर निकालना और दूसरी चीज़ होती है बस पढ़ना। पढ़ तो आप बहुत कुछ सकते हैं, देयर इज़ ए ओशियन ऑफ थिंग्स, ठीक है? बट आपको ओशियन में से वही चीज़ निकालनी है जो आपकी प्यास बुझा दे, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम निकाल दे। और एग्ज़ाम निकालने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रटना है, मतलब उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल पाए, ठीक है? अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 37 वाला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ट्रेंड इस 37 वाले क्वेश्चन से ट्रेंड किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले के टाइम पे क्या था ना कि जो ये आयोग था वो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करता था, ठीक है? नाउ जो आयोग है, इट हैज़ मूव्ड ऑन टू द ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछने लग गया है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला क्वेश्चन, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो क्वेश्चन है आप तभी पढ़ पाओगे जब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ा होगा। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बताया गया, जो माल्थुजियन की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है उसको बताया गया है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 12 ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो सेकंड जो स्टेज है वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो ये कब पढ़ पाओगे आप, जब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को भी अब आपको धीरे धीरे ध्यान देना है, और ह्यूमन ज्योग्राफी आपको एक लिमिटेड जगह से पढ़नी है, डैट इज़ एनसीईआरटी क्लास 12 की। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तीसरा ये देखिए, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। ये देखिए, ये दो जगह से है, देखिए दो मिक्सर है। देखिए, ये आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी पता चल जाएगा कि ग्रॉस ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है। और दूसरा चीज़, आपको इकोनॉमिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी होनी चाहिए। बहुत सारे जो ग्रुप सी के जो स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इकोनॉमिक्स पे भी आपको ध्यान देना है, यानी कि इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सेक्शन पे आपको फोकस करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर जब आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे 3 चैप्टर है, जो 3 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ने हैं। पहला चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम वाला। इस नेशनल इनकम वाले चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। दूसरा चीज़ आपको क्या पढ़ना है, दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से चलाती है। और तीसरा पढ़ना है आपको फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने जो खर्चे हैं उनको रेगुलेट करती है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये 3 चैप्टर हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 3 चैप्टर से ही आपका सारा गेम बन जाएगा इकोनॉमिक्स का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन से फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, मैंने आपको हिस्ट्री के लिए बता दिया है। हिस्ट्री में बता दिया है कि कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक्स में बता दिया है। उसके बाद मैं अगर पॉलिटी की बात करूँ ना, तो पॉलिटी में कौन से एरिया पे फोकस करना है आपको ज़्यादा, वो बता देता हूँ मैं। देखिए, पॉलिटी में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में क्या क्या आ जाता है, प्रीएम्बल आ जाता है, प्रस्तावना आ जाती है। उसके बाद फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाते हैं, मौलिक अधिकार हो गए, ये कर्तव्य हो गए। और उसके बाद डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व हो गए। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको आपको पढ़ना है पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती है। इसके अलावा
इसी के अंदर जब यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, गवर्नर के बारे में आप पढ़ सकते हैं जब आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। इन्हीं चीज़ों से बार बार क्या, प्रेसिडेंट गवर्नर तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप तो प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डीप में जाके आप हल्की सी पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे। फिर ये दोबारा ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला आपको, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, गवर्नर के बारे में पढ़ना है, तो उन्हीं से रिलेटेड आपको आर्टिकल भी पूछे गए हैं। देखिए मनी बिल किस में आ जाएगा, पार्लियामेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेटअप किया जाता है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये सारे, बट आपने पढ़े नहीं होंगे इसलिए ये आपको टफ लग सकते हैं। ये दोबारा ये देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये जो मतलब ये इनसे रिलेटेड जो ये ज्योग्राफी का ट्रोपोस्फीयर इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूकेएसएससी में हो गया या चाहे यूकेपीएससी में, इतनी बार पूछा जा जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। और ये कब पता चलेगा, व्हेन यू विल एनालाइज द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा देखिए अब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। पूरा कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मेमोरीज़ क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा एक बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ों को, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तभी तो जगह देखिए जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने को मिलेगा। फिर वहाँ पे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलने को मिलेगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए नीति आयोग वाला जो ये है क्वेश्चन है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, आप जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, तब जाके आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप नीति आयोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि इट इज़ ए थिंक टैंक। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि थिंक टैंक दे रखा है, भले ही यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या है, तो क्या काम नहीं करती है, तो क्या काम नहीं करती है, ये रिसोर्स एलोकेशन का काम नहीं करती है, ये रिसोर्सेस नहीं देती है किसी को, बट ये जस्ट प्लानिंग करती है चीज़ों की, ठीक है। और बॉटम अप अप्रोच है इसकी। अब बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, बॉटम अप्रोच का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सबको इक्वली क्या करना है, पावर को बांटना है, इक्वली इन द सेंस कि सबके पास पावर होनी चाहिए किसी न किसी लेवल तक। तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, विलेज लेवल प्लानिंग को भी ये क्या करती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरह, नीचे से ऊपर की तरफ जो अप्रोच है उसे बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से डेवलपमेंट को करना है, ये वाली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलेंगी आपको, जब आप क्या करेंगे, इस करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे डेली बेसिस पे। देखिए फिर से इलाहाबाद पिलर आ गया। इलाहाबाद पिलर में देखिए फिर से यहाँ पे इलाहाबाद पिलर की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये फिर से एंसेंट इंडिया का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और एंसेंट इंडिया में भी दो तीन चीज़ें हैं, गुप्ता एम्पायर पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, मौर्यन एम्पायर पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है। अगर आप तमिल जो संगम लिटरेचर है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए G20 फिर से करंट अफेयर वाली चीज़ें आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर देखिए शिवाजी मिडिवल इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके सामने पेश होती जा रही हैं क्योंकि मैंने चीज़ों का एनालिसिस किया है और आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिए। फिर आर्य समाज से ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर अगर देखेंगे आप फिजिकल ज्योग्राफी वाला ये जो क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। और ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा डीप में पूछा गया है। अगर किसी ने फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तभी जाके ये क्वेश्चन कर पाएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ कि क्या इसका आंसर होगा और कहाँ क्यों इस तरीके से सैलिनिटी 20 to 40 नॉर्थ लैटीट्यूड पे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा के बता देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए अपनी अर्थ है, इसको थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर पे है, फिर यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो नॉर्थ लिखेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ,
और 40 डिग्री नॉर्थ लिख लेता हूँ मैं। देखिए पहले तो आपको ये बता दूँ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि लैंड एरिया ज़्यादा होता है और लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, तो इस वजह से क्या होना चाहिए, इवेपोरेशन वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए कोई ओशन है, ओशन का जो पानी है वो दो चीज़ों से है, सॉल्ट्स प्लस वाटर से। अब क्या होना चाहिए उस तरीके से, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, सैलिनिटी होनी चाहिए। पर सैलिनिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि जब इक्वेटर पे क्या होता है ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो यहाँ से पानी वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है। बट जब वो इवेपोरेट होता है ना तो ऊपर क्लाउड बनते हैं, ऊपर क्या होते हैं, क्लाउड बनते हैं और फिर पानी मतलब जो पानी दोबारा से ओशन में आ जाता है, तो वो सॉल्ट और मतलब जो पानी है दोबारा से ओशन में आ जाता है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो जिससे कि सैलिनिटी क्या हो जाती है, डाइल्यूटेड हो जाती है। तो इसलिए इक्वेटर पे क्या होता है, सैलिनिटी कम रहती है। पर जैसे जैसे हम 20 to 40 वाला जो एरिया देखेंगे ना, तो जब आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर पे क्या होता है, जो एयर होती है वो राइज करती है, मतलब ऊपर जाती है। अब जब राइज करती है तो इस तरीके से कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, कुछ साउदर्न हेमिस्फीयर में जाती है। और जो ये 20 to 40 वाला रीजन होता है, यहाँ से क्या करने लग जाती है, सिंक करने लग जाती है क्या, एयर। अब आप कभी भी देखोगे जो सिंकिंग एयर होती है ना वो वार्म होती है, क्या होती है, सिंकिंग एयर क्या होती है, वार्म होती है। और सिंकिंग एयर पे क्लाउड नहीं बनते हैं। अब जब क्लाउड नहीं पड़ेंगे तो धूप बहुत तेज़ पड़ेगी, ऊपर से सिंकिंग एयर है तो वहाँ पे क्या होगी, वार्म एयर होगी। तो सिंकिंग और वार्म एयर होने के कारण क्या होता है, इस एरिया में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा ना तो क्या होगा, जो ये पानी है ना ये क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो अगर पीछे सॉल्ट बचेगा तो यानी कि सैलिनिटी ज़्यादा होगी। तो यही तो बोला गया है कि हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड इन 40 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी गई है आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन दिस रीजन हाई टेम्परेचर होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि हाई टेम्परेचर होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता नहीं है। और जो नीचे जो सिंकिंग एयर होती है वो वार्म होती है, तो हाई टेम्परेचर तो होगा ही होगा। हाई टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, एवेपोरेशन तो होगा। ह्यूमिडिटी लो रहेगी क्योंकि ह्यूमिडिटी तो होगी नहीं ना, जब सिंकिंग एयर है वो वार्म हो रही है, एवेपोरेट सब चीज़ एवेपोरेट हो रहा है, तो वहाँ पानी कहाँ, मॉइस्चर कहाँ से बचेगा, ह्यूमिडिटी कहाँ से बचेगी, तो लो होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। जो ये देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ोगे ना क्लास 12th की, इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ से ये आपको मिले। तो यानी देखिए अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करंट अफेयर से आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये सोशल वेलफेयर वाली चीज़ों से पूछा गया है। अभी आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सोशल वेलफेयर स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे फूड सिक्योरिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, जो आयोग है वो फूड सिक्योरिटी मतलब ऐसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे या कुछ ऐसे मुद्दे जो कि इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जैसे पोवर्टी हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन पे भी आपको इनको भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आते हैं, जो इंडेक्सेस आते हैं नीति आयोग के या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो रिपोर्ट आती है, इनको भी आपको धीरे धीरे पढ़ना है, सो डेट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, फूड सिक्योरिटी में हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अगेन नवरत्ना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो अगेन एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग देखिए, असर्शन और रीजनिंग वाले तरीके से पूछा जा रखा है। तो इसी तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है। और जब इस तरीके से आप अपने आप को तैयार करेंगे तो हो सकता है कि आप बेहतर हो जाएं। और जिन जिन एरिया पे मैंने आपको बताया, पॉलिटी का एरिया बताया मैंने आपको, ज्योग्राफी का बताया है, इकोनॉमिक्स का बताया है, फिर बताया कि हिस्ट्री में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नए एरिया जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, इन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन एरियाज़ पे भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया,
सर्विस सेक्टर हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? व्हेन यू विल फोकस ऑन द करंट अफेयर एज अ अवेयर सिटीजनशिप, आप चीज़ों को देखने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगी। मतलब अब आपको क्या करना है कि जो अपनी जो फोकस तैयारी है ना, वो सिर्फ ये नहीं देखनी है कि हाँ ये वन लाइनर, जैसे वन लाइनर आप पढ़ते होंगे ना, वन लाइनर की तरह नहीं पढ़ना है आपको। यू हैव टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक्स। जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना टॉपिक्स के बारे में, तब आप ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर ले आओगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से एनालिसिस अभी तक किसी ने नहीं किया होगा यूट्यूब में अबाउट द यूके एसएससी और चाहे यूके पीएससी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि किस तरीके से चेंजिंग पैटर्न के साथ आपको चेंजिंग अपनी स्ट्रेटेजी को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।